न थके अभी पैर न हिम्मत अभी हारी है। न थके अभी पैर न हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का और इसलिए सफर अब भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं मॉडल पेपर सेट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग का मॉडल पेपर सेट 1 झारखंड बोर्ड द्वारा जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियली सेट 1 सिर्फ एक ही सेट जारी हुआ है। ठीक है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर मैं आप लोगों के लिए सेट 2 लेकर के आया हूं, जो आप लोग एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और ये भी मॉडल पेपर झारखंड बोर्ड द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है, बता दूं 2023 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले, टॉप 30 क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में पूछ जाने की प्रबल संभावना रखता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बोलेगा कि 30 में से आप कितना का आंसर आता था और कितना का आंसर सही से आप लोग जवाब दे पाओ। इससे आप लोग कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जो नहीं आते हैं जिनको, वो लोग देख लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प होगा एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए क्योंकि आगे वीडियो दमदार आ रहा है, ताकि एग्जाम की तैयारी एकदम शानदार तरीके से हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, बिल्कुल आसान सा सवाल हम लोग का, कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। भाई बच्चा बच्चा बोलेगा दाढ़ी बनाएगा, बच्चा बच्चा दाढ़ी नहीं बनाएगा, लेकिन अवतल दर्पण का आंसर जरूर बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो दाढ़ी बनाने में यूज किया जाता है, समतल दर्पण बिल्कुल मत मार देना, उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है पूछ रहा है। तो फोकस दूरी यानी कि एफ इक्वल टू क्या होता है, तो r/2 होता है सर। एफ इक्वल टू r/2, ऑप्शन बी याद रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर एफ होता है। ठीक है, ये वाला दूरी एफ होता है और ये वाला दूरी पूरा क्या होता है, आर होता है। तो अब क्या हो जाएगा, आर का आधा हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, जो बदलती नहीं है। अपवर्तन मतलब भाई जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, ऐसा आ रहा है, इस माध्यम से आ गया, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका क्या बदलता नहीं है। तो याद रखिए, आवृत्ति जो होती है वो बदलती नहीं है, वो सेम रहती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस की क्षमता P इक्वल टू होता है क्या, 1/f। क्या 1/f, 1/f बोले तो 1/1, क्योंकि फोकस दूरी 1 दिया है तो 1/1, तो 1 और पावर का ऐसा मतलब डायोप्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, 1 डायोप्टर। क्लियर। अगला प्रश्न है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। किसी लेंस की क्षमता 4D यानी 4 डायोप्टर दिया हुआ है, P इक्वल टू कितना, 4D दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, फोकस दूरी। हमें पता है सर F इक्वल टू 1/P होता है, यानी कि सर 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे तो आएगा 0.25। लेकिन किस में आएगा, ये हमेशा मीटर में आता है, आपको सेंटीमीटर में निकालना है। तो 0.25 मीटर मतलब पता है भाई, इसको अगर सेंटीमीटर बदलने तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो आएगा 25 cm सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन का अग्रदीप मतलब आगे का हेडलाइट्स, अरे भाई ग्लो ग्लो लाइट जलता है, फ्लो फ्लो, जी हाँ, वो उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है, याद रखिए उसमें अवतल दर्पण। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हर एक बार एग्जाम में एक सवाल आता है कि वाहन के अग्रदीप में क्या यूज करते हैं, अवतल दर्पण। वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण, जैसे साइड में बाइक चलाते हो ना, अपना चेहरा देखते हो कौन सा दर्पण में, वो दर्पण कौन सा होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। पीछे का दृश्य पश्च दृश्य देखने के लिए, और आगे का जो हेडलाइट्स होता है उसमें अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। हमारे मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना भाई, वो क्या होता है, दृष्टिपटल। जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना बोलो या दृष्टिपटल बोलो, बात एक ही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन भले आप लोग आसान लगे, एक तो रिवीजन हो रहा है, फिर आपको पता भी चल रहा है भाई हम लोग कितना आ रहा है, तो इसी प्रकार से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मैं कह रहा हूँ ना, और जिसको नहीं आ रहा हूँ नई नई चीज सीख जा रहे हैं। साथ ही क्वेश्चन के साथ मैं आप लोग और एक कुछ पॉइंट्स बोल दे रहा हूँ जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। जैसे सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, बच्चे मारेंगे फटाक से 25 सेंटीमीटर, बोला सामान्य नेत्र बोला ना, मार देंगे 25। अरे भाई 25 मारोगे तो हो जाएगा एकदम खत्म। क्या, तो 25 सेंटीमीटर नहीं होगा। दूर बिंदु पूछा है तो भाई अनंत होगा, क्या अनंत। हाँ, अगर निकट बिंदु पूछता तो 25 सेंटीमीटर मारते, लेकिन इसमें दूर बिंदु पूछा है तो अनंत हो जाएगा, जिसका ना कोई आदि ना अंत, अनंत। नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। हमारी आंखों में जो प्रकाश इंटर करता है उसका नियंत्रण कौन करता है, तो पुतली। ठीक है, जब प्रकाश ज्यादा मात्रा होता है तो पुतली छोटा होता है। पुतली पता ना, आंखों के बीचों बीच से एकदम होता है गोल सा पुटरी सा, एकदम पुटरी सा होता है, इसको पुतली बोलते हैं। जब आंख में प्रकाश कम इंटर करता है तो पुतली बड़ा हो जाता है, तो प्रकाश आसानी से जाने लगता है। जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है तो उसमें पुतली छोटा हो जाता है, तो कि प्रकाश की मात्रा कम इंटर कर सके हमारी आंख में। ठीक है, तो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, पुटरी करता है। पुटरी मतलब पुतली। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो आप लोग बिल्कुल मारोगे सीधा, क्योंकि सर हम लोग तो सीधा वस्तु दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं। हम लोग को सीधा भले दिखाई देता है, लेकिन आंख में जो दृष्टिपटल या रेटिना बोलो, उसमें जो बनता है दोस्तों, क्या बनता है, कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। उल्टा और वास्तविक बोले तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला 11 में देखो, 1 kWh निम्न में से किसकी इकाई है। 1 kWh किसकी इकाई है, तो 1 kWh दोस्तों होता है ना ऊर्जा का, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का होता है। ठीक है,
ये 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 यूनिट भी होता है, याद रखना 1 यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 kWh, ठीक है 1 kWh। अगर इसको जूल में बदलने बोले तो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, याद रखना ये जूल में होता है। क्लियर। नेक्स्ट, कूलम किसका ऐसा मात्रक है, तो कूलम दोस्तों विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत आवेश। नेक्स्ट नंबर, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर कैसा एक ऐसा युक्ति जो परिवर्तित किसको किसमें, तो भाई विद्युत मोटर हम लोग देखे हुए हैं, फैन में लगा होता है, पंप में लगा होता है, कोई भी चीज जो घूमता है उसमें विद्युत मोटर लगा रहता है, मोटर बोलता है ना मोटर लगा हुआ है। तो क्या करता है, ये लाइन इलेक्ट्रिसिटी लेता है और पंखा को घुमा देता है। जैसे पानी पटा रहा है खेत में, आप पानी पटाते हो आप लोग सब कोई, पंप में लगा होता है मोटर, क्या होता है पानी पंप, जैसे मोटर घूमता है, विद्युत ऊर्जा ले रहा है, विद्युत ऊर्जा से पंप मोटर घूम गया, सीधा पानी पटा दे रहा है। तो ये क्या मैकेनिकल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है ना, तो ये क्या होता है, विद्युत मोटर काम विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। जैसे फैन में मोटर लगा हुआ है, जैसे लाइन दी है, फटाफट से विद्युत ऊर्जा लिया बोर्ड से और कहीं से भी उसको मिला ऊर्जा और क्या फैन को घुमा दिया, तो यांत्रिक ऊर्जा हो गया। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का विक्रिया है, तो याद रखना जल का विद्युत अपघटन जो है दोस्तों वियोजन विक्रिया होती है। जल का टूटना, भाई विद्युत अपघटन मतलब जल का टूटना। दिए गए अभिक्रिया में कौन से पदार्थ का बोल रहा है कि उपचयन हो रहा है, उपचयन पूछ रहा है मेरे भाई। तो उपचयन देखो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसी को बोलते हैं उपचयन। तो H2 से भैया H2O बन गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुट गया, तो कहेंगे H2 का उपचयन हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया जी। आगे देखो 16 नंबर, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। दिए गए चित्र में कौन सा प्रकार की अभिक्रिया हो रही है भाई, तो देख सकते हो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, देख सकते हो क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है लोहे का किल। लोहे का किल बोले तो Fe किससे अभिक्रिया कर रहा है, कॉपर सल्फेट से, यानी CuSO4 से। तो ज्यादा अभिक्रियाशील कौन बता दो, SO4 या Fe या Cu। तो कह सकते हैं जो आयरन है दोस्तों ये इससे ज्यादा अभिक्रियाशील है, कह सकते हो ज्यादा ताकतवर है। तो Cu को मारेगा, फटाक से फेंक देगा बाहर, उसका SO4 ले लेगा, यानी FeSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा, FeSO4 और Cu को विस्थापित कर देगा, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक दोस्तों याद रखना लिटमस होता है, जो कि लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। क्या प्राकृतिक सूचक होता है, लिटमस, जो कि लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। और ये कौन सा सूचक है, तो ये रंगीय सूचक है। रंगीय सूचक मतलब सर, अरे भाई रंग बदल देता है, नीला को लाल करता है, लाल को नीला कर देता है। अम्ल जैसे डालते हैं तो नीला को लाल कर देगा, जैसे क्षार डालेंगे तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो ये रंगीय सूचक है, ठीक है। कुछ कुछ गंधीय सूचक भी हो गया, जैसे प्याज हो गया, वेनिला हो गया, जो गंध बदल जाता है जिसमें अम्ल या क्षार डालने पर, ठीक है। रंगीय सूचक गंधीय सूचक यही सा अंतर है कि रंगीय सूचक में अम्लीय क्षार डालने पर रंग बदल जाएगा, गंधीय सूचक में अम्लीय क्षार डालने पर गंध बदल जाएगा। किसी विलयन का पीएच मान 10 है, वह क्या होगा भाई, 10 है तो बस है, मतलब 7 से ज्यादा है ना, तो भाई क्या हो जाएगा, ये उदासीन नहीं, लवण नहीं, अम्ल नहीं, क्षार हो जाएगा, ठीक है। याद रखना अगर 7 से कम है, 7 से क्या है कम है पीएच मान, तो अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा अम्ल। अगर 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, याद रखना अगर 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, तो क्षार हो जाएगा, ठीक है, क्षार हो जाएगा। और अगर 7 है तो क्या हो जाएगा, और 7 है तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है, तो देख सकते हो कि भाई अंगुली जल जा रहा है, तो क्या बोल रहा है कि हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें हाथ साफ रखना चाहिए, हमें सांद्र अम्ल से हाथ धोना चाहिए। भाई अम्ल से हाथ क्यों धोगे, हमें सांद्र अम्ल क्षार वाले बर्तन में लगे वाले चेतावनी वाली है, चेतावनी है। ये अम्ल या क्षार के बर्तन में लगा हुआ चेतावनी होता है कि भाई हाथ मत लगा लो, वरना आपका हाथ जल सकता है, गल सकता है, फल सकता है ठीक है। अगला, इमली में कौन सा अम्ल होता है, बहुत अच्छा सवाल है। इमली पूछा है ना, इमली खाते होंगे, नाम सुन के मुंह में पानी आ गया होगा बहुत किसी का, तो उसमें टार्टरिक अम्ल होता है, याद रखना। इमली में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल। तो भाई साइट्रिक अम्ल किसमें होता है, देखो यहाँ भी सिट्रिक, यहाँ भी साइट्रिक। साइट्रिक होता है फली, साइट्रिक होता है खट्टे फल हो, जैसे कि आप नींबू बोल सकते हो, आंवला बोल सकते हो, ठीक, इन सब में साइट्रिक अम्ल होता है। और लैक्टिक तो पता ही है, दूध दही में होता है लैक्टिक अम्ल। और टमाटर में बोले तो ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखना। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कमरे के ताप में द्रव में एकमात्र पारा पाया था, आपको पहले ही बता चुके हैं, क्या हो जाएगा पारा। तो अच्छा सॉरी, अधातु पूछा है ना, तो अधातु पूछा है तो ब्रोमीन, इसी में तो गलती बच्चा गलती करता है, हमने कह दिया कि पारा, लेकिन अधातु पूछा है तो अधातु जब भी बोलेगा तो सिर्फ ओडियम ब्रोमीन को मानना है। हाँ, अगर धातु पूछता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पारा होता, यानी अधातु पूछा तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। क्लियर, अधातु पूछा इसलिए क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 22वां देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। अग्निशामक बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड कि सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो अग्निशामक बनाने में किसका यूज क्या आता है, मैं आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो में बता चुका हूं। कमेंट करके सभी लोग बोलना कि भाई किसका प्रयोग क्या आता है अग्निशामक बनाने में। एक आप लोगों को SW देता हूं, जो आप लोग मेहनत कर रहे हो भाई, यहाँ तक पढ़ रहे हो, बिल्कुल सच में आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हो, बिल्कुल अच्छा नंबर आएगा। बस इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। हाँ, एक काम जरूर किया जाए ना, अपने जो भी दोस्त हैं उनको जरूर शेयर कर दे, ताकि वो भी आगे पढ़ सके, आगे बढ़ सके, क्योंकि आप किसी का अच्छा करोगे तो भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका अच्छा जरूर होगा। ठीक है, भले एग्जाम में अच्छा नंबर आए चाहे जो भी हो। तो ये आप लोग का कमेंट करके आंसर बोलना कि अग्निशामक में किसका यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कि सोडियम क्लोराइड, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है वो मोस्ले द्वारा बनाया गया था, याद रखना। और किस आधार पर बनाया गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखना। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया था, जबकि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। नेक्स्ट, निम्न में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो देखो सोडियम भी अभिक्रियाशील है, लेकिन उससे भी ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम, क्योंकि इस रिएक्शन सीरीज है KNA, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम। तो पोटेशियम जो सबसे ऊपर में है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ये वाला लिस्ट याद रखना, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। पृथ्वी की भूपटपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को क्या कहते हैं। पृथ्वी की भूपटपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। पृथ्वी की भूपटपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक है। प्रोपेनॉल नाम में आ रहा है ऑल, तो हो जाएगा अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। प्रोपेनॉल अगर बोलेगा तो अल्कोहल, प्रोपेनॉल बोलता है तो एल्डिहाइड होता है। यहाँ 26 का ए सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जल टूटता है, बिल्कुल टूटता है, ऑक्सीजन मिलता है उससे। ऑक्सीजन मुक्त हो रहे होता है तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होता है ना, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करते हैं, मुक्त मतलब हम लोग को देते थोड़े हैं पेड़ पौधे, समझ रहे हो। नेक्स्ट पूछ रहा है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन किस दिशा में होता है। तो याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है। फ्लोएम से केवल ऊपर की ओर होता है कि केवल नीचे की ओर, कि ऊपर नीचे दोनों। बिल्कुल हर एक दिशा में होगा, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, क्योंकि खाना जो वहन होता है भाई ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। ऐसा तो है कि भाई चलो खाना सिर्फ नीचे ही जाएगा ऊपर नहीं जाएगा, हर एक दिशा में फ्लोएम का मतलब फ्लोएम खाना का वहन करता है। वृक्क की रचनात्मकता क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क की रचनात्मकता क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु बोलते हैं। वृक्काणु नहीं लिखा हुआ है, वृक्काणु कर देना, ठीक है। चलिए, और हम लोग का अंतिम सवाल में हम लोग आ चुके हैं, फटाफट से देख लीजिए अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोल रहा है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो सभी को पता है, फल पकाओगे आप लोग, फल वालों के पास जाओगे, बोलोगे भैया जी मुझे फल चाहिए, वो लोग आपको पका हुआ फल दे देगा। लेकिन क्या वो सच में पका हुआ फल लाता है, नहीं, कच्चा हुआ, क्योंकि पका हुआ फल उतना रहेगा नहीं, दब उब जाएगा। इसलिए उसका पकाने के लिए किसका यूज करते हैं लोग, एथिलीन का। याद रखना, एथिलीन का यूज फलों को पकाने में किया जाता है। अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण, फटाफट से देख लो और सभी को शेयर जरूर कर देना, सभी को पता चले, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट के लिए हम आपका इंतजार करेंगे। एंड आगे वीडियो जल्द आएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।